पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा रचित पुस्तक गढ़वाल का इतिहास, जिसका संपादन किया है डॉक्टर यशवंत सिंह कठौच ने। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 13वां अध्याय, जो है गढ़वाल के आदिम निवासी। जातियों में परिवर्तन चक्र। संसार सदैव प्रकृति से ही परिवर्तनशील है। जो स्थान सहस्रों वर्ष पूर्व सुंदर सुरम्य नगर के रूप में थे, वे आज मिट्टी के ढेर के तले दबे पड़े हैं। जिन बस्तियों से नदियों का प्रवाह मीलों दूरी पर था, उन बस्तियों पर आज नदी का प्रवाह दिखाई दे रहा है। जो स्थान जलमग्न थे, वे आज ऊसर रेगिस्तान के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो स्थान सघन वन थे, वे आज विशाल नगर के रूप में दिखाई देते हैं। यह तो है भौगोलिक परिवर्तन, परंतु जाति और समाज में भी परिवर्तन का चक्र चलता ही रहता है। अर्थात जो जाति या समाज किसी काल में अन्न धन संपन्न, कला कौशल संपन्न, सभ्यता की पराकाष्ठा को प्राप्त थी, उनमें से आज कितनी ही जातियों का तो नामो निशान भी नहीं है, केवल कथा विशिष्ट रह गई है। कितनी ही जातियां दूसरी उन्नत जातियों के दासत्व श्रृंखला में जकड़ी जा चुकी हैं। जो जातियां किसी काल में असभ्य निरी जंगली कहलाई थी, वे जातियां आज सभ्यता के संसार में अपनी सानी नहीं रखती। कोई जाति सदैव एक ही स्थान में रहने नहीं पाई जाती है। कालांतर में कोई जाति या उस जाति के मध्य कुछ जन समुदाय अपना देश त्याग कर दूसरे देश में जा बसता है। इनका पता इनके प्राचीन इतिहास से ही लगता है, नहीं तो शताब्दियों के बीत जाने के बाद पर उस जाति की संतान यही जानती है कि हमारा यही देश है, हम इसी देश के हैं। इसलिए मानव जीवन के साथ इतिहास का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जातीय जीवन की उन्नति और अवनति मनुष्य कर्तृक ज्ञान संचय, राजनीतिक समस्याओं तथा धार्मिक रहस्यों का पता समय समय के प्रतापी और तेजस्वी महानुभावों की जीवनियों का एकत्रित समूह इतिहास से ही प्राप्त होता है। इतिहास उन्हीं परिवर्तन समूहों का भंडार है जो समय समय पर देश और जातियों में इतिहासों ने बताया है। जातियों के देश परिवर्तन और उनके जातीय और सामाजिक जीवन की उन्नति अवनति राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन के मुख्य 8 कारण माने जाते हैं। जब एक ही जाति में मनुष्यों की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि उनको अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी कठिन हो जाती है, तब उस देश या जाति का जन समुदाय विभाजित होकर उसका कोई भाग किसी अन्य देश में जा बसता है, जहां उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। दूसरा कारण यह है कि कभी अन्य काल की असहनीय विविधता पैदा पड़ने पर जन समुदाय स्वदेश त्याग कर अन्य देश में जा बसता है। तीसरा कारण है जब देश या समाज के बीच किसी प्रकार का विप्लव पैदा हो जाए। चौथा कारण है जब किसी जाति में बल पराक्रम अधिक हो जाने से उनको दूसरे देशों को विजित करने की लिप्सा बढ़ जाती है। लोभात लोभ प्रवृत्ति, अग्नि में जितना घृत पड़ता है उतने ही वह अधिक प्रज्वलित होती है। वह जाति दूसरे देशों को विजय करके उस देश में विजित जातियों पर ऐश्वर्य भोग के लिए झुंड के झुंड ऐसे विजित देश में जा बसती है और कालांतर में वह उसी देश के निवासी गिने जाने लगते हैं। जैसे भारतवर्ष में पहले आर्य लोगों ने भारतवर्ष की प्राचीन दस्यु जाति पर विजय पाकर भारतवर्ष को अपना निवास स्थान बनाया। आर्यों पर मुसलमानों ने विजय पाई, वह भी भारतवर्ष में बस गए। अब वह सभी भारतवर्ष के निवासी कहलाने लगे हैं। पांचवा कारण है जब किसी जाति के देश पर शत्रु आक्रमण करता है, शत्रु से पराजित होकर धन कर धर्म और जीवन की रक्षा के लिए उनमें से कितने ही लोग अपने देश में जा बसते हैं। जैसे पारसी जाति मुसलमानों के आक्रमण और आधिपत्य उनके देश पर हो जाने पर उस जाति के सहस्रों लोग धन धर्म और जीवन की रक्षा हेतु भारतवर्ष में आ बसे थे और अब भारतवर्ष के निवासी कहलाते हैं। छठवां कारण है दो देशवासियों में मैत्री हो जाने से व्यापार का क्रम जारी हो जाता है, तब एक देशवासी दूसरे देश में जा बसते हैं। ऐसे कुछ भारतवासी यूरोप और अमेरिका में बसने लगे हैं। जब एक देशवासियों दूसरे देशवासियों पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं तो दूसरे देशवासियों को बलात् पकड़कर दास भाव से अपने देश को ले जाते हैं। जैसे गोरखाओं ने पराजित देश गढ़वाल और कुमाऊं प्रभृति से कितने ही मनुष्यों को बलपूर्वक पकड़कर नेपाल पहुंचाया है।
अब वहाँ वह लोग बस गए हैं और नेपाल की प्रजा में गिने जाते हैं। 8वां कारण है, बहुत से लोग आजीविकार्थ अपने देश को छोड़कर अन्य देशों में जा बसते हैं। जैसे भारतवासी केवल आजीविकार्थ दक्षिण अफ्रीका आदि देशों में जा बसे हैं। देश परिवर्तित जाति शताब्दियों वहां रह जाने पर उनकी नस्लों में भी जाति भेद, रंग रूप, रीति रिवाज, लिपि, भाषा, पहनावा, खान पान, देशानुसार परिवर्तन हो जाना स्वाभाविक है। कहावत है, जैसा देश वैसा वेश। यह प्रथा संसार में प्राचीन काल से चली आ रही है कि जो जाति बढ़ जाती है वह पड़ोस की निर्बल जाति को हड़प लेती है। इसी से जातियों में परिवर्तन होता है, क्योंकि गिरी हुई जाति उठने की कोशिश करती है। गढ़वाल के आदिम निवासी। इसी प्रसंग में अब यह दिखाना है कि उत्तरीय हिमालय प्रदेश पर कालचक्र की घटनाओं के पूर्व काल से वर्तमान काल तक यहाँ पर जनता में किस किस जाति समाज द्वारा समय समय पर किस किस प्रकार से परिवर्तन होता रहा। सबसे पहले प्रश्न यह है कि गढ़वाल के आदिम निवासी कौन है। पुराणों में इस परम पावन उत्तरीय हिमालय में सिंध, गंधर्व, यक्ष, किन्नर जातियों की सृष्टि बताई गई है और उस सृष्टि के राजा कुबेर बताया गया है, जिनके आश्रित रहकर ऋषि मुनि इस पवित्र देश में तप साधन करते थे। परंतु यह पौराणिक सृष्टि वर्तमान संसार की दृष्टि में लंका के विभीषण के गुप्त राज्य के समान ही मानी जाती है। पुराणों से यह भी पता लगता है कि जब रामचंद्र जी पिता की आज्ञा अनुसार वन को चले गए थे, राजा दशरथ का देहांत हो गया था, तब उनके गुरु वशिष्ठ मुनि अपनी पत्नी अरुंधति के साथ हिमदाव पर्वत पर जाकर एक गुफा में निवास करते हुए तब तक रहे जब तक रामचंद्र जी अयोध्या नहीं लौटे। वहां रहने वाले किरात लोगों के साथ काला कंबल पहने हुए कर्म रहित उन्हीं की तरह आचरण करते हुए बहुत काल तक। इससे यह पता चलता है कि रामचंद्र जी के समय में इस उत्तर हिमालय में किरात लोग रहते थे, क्योंकि हिमदाव, जिसको अब हिंदाव कहते हैं, टिहरी गढ़वाल में एक पट्टी का नाम है। उस पट्टी में एक सघन वन लिए हुए विसोन नाम का पर्वत है, जिसकी एक खोह में वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड नाम से एक जल का कुंड है। एक शिवलिंग स्थापित है। यह बात प्रसिद्ध है कि उस काल का वशिष्ठाश्रम यही है। वहां स्नान करने यात्री भी जाया करते हैं। इस सहस्रों वर्ष पीछे का सबूत महाभारत वन पर्व के अध्याय 36 में लिखा गया है कि जब अर्जुन एक सूकर के पीछे तीर धनुष लिए पीछा कर रहे थे, उस समय किरात रूप में शिव जी ने अर्जुन से युद्ध किया था। ऐसे ही कालिदास कृत रघुवंश काव्य के चतुर्थ सर्ग में राजा रघु की उत्तर हिमालय यात्रा के संबंध में उत्तर हिमालय निवासी किरात, काम्बोज, हूण जातियों का वर्णन पाया जाता है, जो जाति उस काल हिमालय में निवास करती थी, जिनके साथ राजा रघु का युद्ध हुआ था। इसी प्रकार कालिदास कृत कुमार संभव काव्य में भागीरथी के निकट रहने वाली जातियों का वर्णन है, जिसमें कालिदास ने उन लोगों को किरात लिखा है। महाभारत वन पर्व के अध्याय 140 में लिखा गया है कि जब पांडव गंधमादन पर्वत पर बद्रिकाश्रम गए थे, तब मार्ग में हिमालय के निकट राजा सुबाहु की राजधानी में उसके अतिथि रहे थे, जो किरात, तंगण, कुलिंद जातियों का राजा था। ऐसे ही बारह संहिता के अध्याय 14 में उत्तर दिशा में रहने वाली जातियों का वर्णन बारामिहिराचार्य ने किया है। उन्होंने किरात आदि जातियों की नामावली दी है। वे लिखते हैं कि उत्तर दिशा में रहने वाली जातियां उत्तर कुरु, कैकेय, वसाती, यामुन, भोगप्रस्थ, अर्जुनानायन, अग्नित्र, आदर्श, अंतद्वीप, त्रिगंध, तुर्गागन, अश्वमुख, केशधर, चिपटनासिका, दासेरक, वाटधान, सरधान, तक्षशिल, पुष्कलावत, कैलावत, कंठधान, अंबर, मुद्रक, मालक, पौरव, कच्छार, दंड पिंगलक, माणहल, हूण, कोहल, शीतक, माणक, माणव्य, भूतपूर्व आदि। ईशान कोण में नष्ट राज्य, पशुपालक, कीर, का, काश्मीर, कुलूत, सैरिंद्र, वनराष्ट्र, ब्रह्मपुर, दारवा, डामर,
वनराज्य, किरात, चीना, कौड़िंद, भल्लाप, जटासुर, कुन कुनट, खस, घोष, कुचिक, एक चरण, अनुविश्व, सुवर्णभू, वसुवन, दिविष्ट, पौरव, चीर निवासी, त्रिनेत्र, मुंजाद्री, गांधर्व प्रभृति हैं। प्रत्येक ग्रंथकार ने अपने अपने ग्रंथों में उत्तर हिमालय निवासियों का वर्णन किया है। उनमें ये कहना चाहिए कि कालिदास और व्यास ने प्रसंगवश उत्तर हिमालय प्रदेश निवासियों का कथन किया है और बारामिहिराचार्य का लिखना उनकी खोज और अन्वेषण का फल है। उन्होंने एक उत्तर दिशा की नहीं किंतु चारों दिशाओं और उपदिशाओं में रहने वाली जातियों का वर्णन लिखा है। बारामिहिराचार्य और कालिदास महाराज विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से थे, जिनका समय विक्रम की पहली शताब्दी में था। यह नहीं कहा जा सकता कि यह लेख उनकी चारों दिशाओं में यात्रा करके जातियों की खोज का प्रतिफल था या प्राचीन ग्रंथों के आधार पर लिखा गया था। उनके इस लेख से अनुमान किया जाता है कि इतनी जातियां उस काल केवल इसी हिमालय में नेपाल से कश्मीर तक नहीं रहती थी, बल्कि हिमालय के पीछे और आगे उत्तर समुद्र तक रहती होंगी, क्योंकि ये सब देश भारतवर्ष के ही उत्तर में पड़ते हैं। और अवश्य बारहमेह ने दिशा संबंधी खोजों का वही केंद्र माना होगा जहां उन्होंने पुस्तक लिखी होगी। संभव है कि उज्जैनी को केंद्र बनाया होगा, जबकि यह उज्जैनी के महाराज विक्रम की सभा के नवरत्नों में से एक थे। वहीं पुस्तक की रचना हुई होगी। बारामिहिर की लिखी जातियों में अब भी कुछ जातियों का पता लगता है, अर्थात चिप्टन नासिका, यह नेपाल के हिमालय में रहने वाली जाति अब तक भी विद्यमान है। केशधर, यह जाति भी तिब्बत के दक्षिण पहाड़ी भाग में अर्थात हिमालय के उत्तर पूर्व में रहने वाली अब तक विद्यमान है, जो मर्द औरत दोनों बालों को रखकर बेणी बांध रखते हैं। हूण जाति भी इसी तिब्बत के एक विभाग में अब तक विद्यमान है, जिस भाग को हूण देश कहते हैं। चीना, यह जाति चीन जैसे विस्तीर्ण देश में अब तक विद्यमान है। शेष जातियों के विषय में संभव है कि दूर देश के कारण कुछ तो हम लोग अपरिचित हों और कुछ जातियां नष्ट प्राय हो चुकी हों और कई एक में किसी प्रकार का परिवर्तन हो गया हो। बारामिहिराचार्य ने कुछ जाति संकेत ऐसे दिए हैं जो ईश्वरीय सृष्टि के बाहर हैं। उदाहरणार्थ एक चरण, अश्वमुख, त्रिनेत्र आदि। इनके नाम के अर्थ में विचित्रता है सही, परंतु यह विश्वास नहीं हो सकता कि एक अद्वितीय विद्वान आचार्य ऐसा लिख दें। यद्यपि इन जातियों के मनुष्यों की आकृतियां ठीक ऐसी ही नहीं होंगी, परंतु यह नाम इनकी जाति विशेष के नाम अवश्य रहे होंगे। बारामिहिर ने अपनी पुस्तक में दिशा विभाग में लिखे हैं, देश विभाग नहीं लिखे। इसी से यह त्रुटि रह गई। यदि देश विभाग लिखते तो यह अच्छी तरह से पता चल जाता कि इस उत्तर हिमालय प्रदेश में कौन कौन जाति निवास करती हैं, पर अन्य ग्रंथकार व्यास, कालिदास आदि विद्वानों ने इसकी पूर्ति कर दी और स्पष्टतया यह बात प्रमाणित और सिद्ध हो गई है कि इस उत्तर हिमालय के आदिम निवासी भिल्ल, किरात, पुलिंद, तंगण जातियां थी। इसके अतिरिक्त कुशली वंश और कुशली उपाधि धारित राजाओं के ताम्रपत्र पांडुकेश्वर के मंदिर में हैं। उसमें भी किरात, पुलिंद, तंगण जातियों के नाम हैं। कुछ इतिहास वेताओं का अनुमान है कि पूर्व काल में जब भारतवर्ष में उत्तर देश से आए आर्यों ने आक्रमण किए, तब उन आक्रमणकारियों के दल भारतवर्ष के उत्तर हिमालय के दर्रों को पार करके भारतवर्ष में आए थे और सारे भारतवर्ष में फैल गए थे। उन्होंने भारत के आदि निवासियों पर, जिनको वे दस्यु, जिनका अर्थ चोर या दास होता है, अनार्य आदि नामों से पुकारते थे, बड़ा जोर जुल्म किया था। संभव है आर्यों से भयभीत होकर बहुत से लोग इन पर्वतीय देशों में आकर बस गए और जान बचाई। वहीं इस देश के आदिम निवासी कहे जा सकते हैं। गढ़वाल के प्राचीन निवासियों के विषय में आधुनिक इतिहास वेताओं विद्वानों के विभिन्न विचार पाए जाते हैं।
मिस्टर एटकिंसन का विचार है कि विष्णु पुराण, महाभारत द्वारा संहिता से यह पता चलता है कि यह बड़ा समूह मनुष्यों का जो भारतवर्ष के किनारे किनारे निवास करता था, उसमें से सकास, नाग, हूण, खस, किरात, कुमायूं जातियां हिमालय में निवास करती थी। थोड़े काल में किरात जाति का नाश हो गया था, जो अब गढ़वाल में नहीं है। इससे यह आशय है कि किरात जाति के अतिरिक्त अन्य जातियां अभी गढ़वाल में विद्यमान हैं। मिस्टर हीलर का कथन है कि नाग अथवा नाग पूजक जाति अलकनंदा घाटी में निवास करती थी। वह जाति नाग पूजक थी। शेषनाग पांडुकेश्वर में, भेकल नाग रथ गांव में, मंगल नाग तलवर में, बनपुर नाग महर में, लोदिया नाग नेलंग नीति घाटी में, पुष्कर नाग नागनाथ नागपुर में, नागदेव पौड़ी में अब तक पूजे जाते हैं। यदि ऐसा ही है तो टिहरी गढ़वाल में भी कालिंग नाग सर बेडियाड रवाई में, सूर्या नाग रेथल टकनौर में, नागराजा सेमगांव रमोली में, महासनाग थाती कठूड़ में, हूड़नाग भदूरा में पूजे जाते हैं। और इससे बढ़कर प्रमाण यह है कि गढ़वाल में कोई ग्राम देवता नहीं जिससे एक आध छोटा मोटा स्थान नागराजा का न हो, जिनमें वर्ष भर में कई बार पूजन न होता हो, परंतु इनकी पूजा जैसा कि पद्धति और जागर पवाड़ों गीतों से विदित है, ये लोग नाग देवता के भाव से नहीं पूजते, बल्कि कृष्ण भगवान की उपासना के भाव से पूजा करते हैं। पूजन खासकर उस समय होता है जबकि किसी की गाय या भैंस बच्चा देती है, जब 11वें दिन उसके दूध दही मक्खन से पूजन करने के पश्चात वे लोग उसका दूध दही काम में लाते हैं। अब इससे यह अनुमान होता है कि ये अहीर या गोप जाति के लोग हैं और कालांतर में मथुरा के आसपास से आकर इस देश में बसे थे। नहीं तो भगवान कृष्णचंद्र की उस बाल्यावस्था की उपासना जिस अवस्था में वे गोकुल में नंदराय के घर दूध मक्खन खाया करते थे, इस सुदूर उत्तर हिमालय के लोगों में कहाँ से हो सकती थी। भगवान कृष्णचंद्र का उस अवस्था में यहाँ रहना किसी पुराण इतिहास में भी नहीं पाया जाता है। मिस्टर हीलर ने यह कथन है कि खस जाति को कोकेसस पहाड़ तुर्किस्तान से और कैस्पियन सागर पश्चिम से, खसिया पहाड़ पूर्व आसाम से आई थी। परंतु वे अपने विचार को यूं बदलते हैं कि खस देश और कश्मीर पहले कुमाऊं को कहते थे। कुमाऊं में प्रथम खसिया राजा कैत्यूरा वंश के थे, जो वंश अब कत्यूर घाटी में सामान्य दशा में पाया जाता है। इस वंश के ऐश्वर्य का अंत राजा बीरदेव के समय हुआ था। राजपूताना के प्रसिद्ध इतिहास टाट्स राजस्थान में लिखा है कि 36 जातियां राजपूतों में एक हूण नामक राजपूत जाति थी। टाट साहब कहते हैं कि प्रसिद्ध इतिहासवेता डैनविल लिखता है कि यह जाति भारत के उत्तरीय भाग में निवास करती थी। जिस समय मुसलमानों ने पहले चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी, उस समय जिन राजाओं ने चित्तौड़ की रक्षा के लिए खड्ग धारण किया था, उनमें हूण जाति के राजा भी थे, जिनका नाम उटंगसी था। इस जाति का भारतवर्ष में आने का समय कोई ठीक नहीं पाया जाता है। यह जाति अति प्राचीन समय में चंबल नदी के किनारे एक बैरोली नामक तत्कालीन नगरी में आकर बसी थी और सौराष्ट्र और मेवाड़ में इस जाति की ने प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। गुजरात के इतिहास में इन लोगों के लिए जो लिखा गया है, इससे निश्चय होता है कि 12वीं शताब्दी में ये विशेष प्रतिष्ठित हुए थे। हूण जाति के विषय में अबुल गाजी का लेख है कि ये लोग जो सौराष्ट्र देश प्रभृति में प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए थे, तातारी जाति से होंगे, जो देश भारत के उत्तर पूर्व कोण में हिमालय के पार है। मुंशी देवी प्रसाद ने अपनी तजक हिंद पुस्तक में लिखते हैं कि हूण जाति के राजपूत ससुर नागवंशी हैं। तातार से आकर इस जाति के 10 राजाओं ने मगध देश को हस्तगत किया था और बौद्ध धर्म भी उन्हीं राजाओं के समय में होना पाया जाता है। इनको आए हुए लगभग 2900 वर्ष से अधिक हुए होंगे। यदि यह लेख सत्य है तो अवश्य ही कहना चाहिए कि हूण जाति के लोग अथवा नागा जाति के लोग, यदि सब नहीं
तो भी न्यून संख्या में गढ़वाल के आदि निवासियों में हैं। मिस्टर व्हीलर इसका उल्लेख करते हैं और सबसे अच्छा प्रमाण यह है कि गढ़वाल में यद्यपि अधिक संख्या में नहीं तथापि छोटी छोटी जातियां राजपूतों की ऐसी पाई जाती हैं जो अपने को नागवंशी बतलाते हैं। तब इन जातियों का हूण जाति का होना संभव है। इसका आगे भी कुछ विस्तार पूर्वक वृत्तांत मिलेगा। इसमें कोई संशय नहीं है कि गढ़वाल के आदिम निवासी किरात, पुलिन, तंगण, होंड, खस अनेक जातियां हैं। अब इन्हीं मिली जुली जातियों के विषय में यह देखना जरूरी है कि इन जातियों में भी कौन किसके पीछे कहाँ से और कब इस देश में आ बसी थी। गढ़वाल में जातियों के बसने का क्रम, इनके आने की समय समय का पता लगाना तो कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। परंतु पौराणिक और आधुनिक इतिहास वेताओं विद्वानों के लेख प्रमाणों से यह जातियों इन जातियों के आने और बसने का क्रम और किस जाति पर किस जाति ने अपना प्रभुत्व जमाया कुछ कुछ पता चल सकता है। सहस्रों वर्ष पूर्व के विषय में इस देश की प्राकृत अवस्था को देखने से विदित होता है कि जिस काल भारतवर्ष अनार्य जाति की लीला भूमि रहा होगा उस काल संभव है कि यह देश निर्जन सघन वन पूरित होगा। किरात, तंगण, पुलिंद इन तीन जातियों के विषय में यह नहीं मालूम कि इनकी स्थिति ठीक उसी प्रकार उस देश में हुई थी जैसा कि पहले लिखा गया है कि भारतवर्ष में दस्यु जाति के लोग आर्यों के भय से इस निर्जन सघन वन पूरित पर्वतों की खाइयों में आ छिपे थे और यहाँ रहते हुए क्रमशः खेती बाड़ी करते हुए यहाँ के आदि निवासियों की गिनती में आ गए थे, क्योंकि वह ऐसा समय था जब पुराणों की रचना नहीं हुई थी और जिसे आज वैदिक काल कहते हैं। उस समय को भी सहस्रों वर्ष व्यतीत हो गए जबकि इस देश में किरात जाति का प्रभुत्व अन्य दो जातियों तंगण और पुलिंद पर बना रहा। परंतु यहाँ जिस जाति में प्रभुत्व काल में स्वार्थालंबन होना है वह जाति शीघ्र ही पतन हो जाती है। किरात जाति में यही अवगुण प्रकट हो चला था। फलतः पुलिंद और तंगण जातियों में तातारी हूण देश लोगों की पनाह ली और हूणों का टिड्डी दल हिमालय से दरों को पार करके इस उत्तर हिमालय के प्रदेश पर आ टूटा। किरातों से खूब युद्ध हुआ। इसका प्रतिफल यह हुआ कि किरातों का वंश समूल नष्ट हो गया, जैसा कि एटकिंसन का भी कथन है। परंतु हूण जाति बड़ी साहसी और उत्साही थी। उसने इस कठिन पर्वतीय देश में यह रहना उचित न समझा। उनकी राज्यलिप्सा ने उस देश को समधरातल भूमि पर कूद पड़ने के लिए और भी विवश किया। उस जाति के लोग इस जाति को छोड़कर भारतवर्ष की ओर आगे बढ़े और मगध सौराष्ट्र राज्यों में अपने 10 राज्य स्थापित किए। इस उत्तर हिमालय में फिर तंगण पुलिंद का प्रभुत्व हो गया। सर आरसी बनर्जी अपनी प्राचीन भारतवर्ष की सभ्यता का इतिहास नामक पुस्तक में हूणों का आक्रमण ईसा की 4वीं शताब्दी में लिखते हैं। वह यह भी लिखते हैं कि हूणों ने केवल भारतवर्ष पर ही आक्रमण नहीं किया था बल्कि फारस में भी उनका एक बड़ा दल फैल गया था और वहाँ के राजा बहराम गौर को उसने भारतवर्ष के आश्रय लेने के लिए विवश किया था। कालचक्र की बड़ी विचित्र गति है। उसे सदैव किसी देश पर एक ही जाति का प्रभुत्व रहना पसंद नहीं। इस कालचक्र की गति ने एक और जाति को इस देश पर प्रभुत्व प्राप्त करने की लिप्सा पर उत्सुक किया। वह जाति थी खसिया जाति, जिसके दल का इस देश में अपना कॉकेसस पहाड़ तुर्किस्तान से, कैप्सियन सागर पश्चिम से या खसिया पहाड़ आसाम से पाया जाता है। जैसा कि मिस्टर व्हीलर अपना अनुमान प्रकट करते हैं, जहाँ तक देखा गया है इस जाति का आना खसिया पहाड़ आसाम से ही पाया जाता है। गढ़वाल और कुमाऊं में भी खसिया जाति ब्राह्मण क्षत्रियों की अपेक्षा एक बड़ी संख्या में है। इस जाति का उत्तर हिमालय प्रदेश कुमाऊं गढ़वाल में आना ईसा का 5वीं और 6वीं शताब्दी में पाया जाता है। यह खसिया जाति उस समय की शासक जाति को निर्बल पाकर
सारे देश में फैल गई और उस पर अपना प्रभुत्व जमा दिया। निर्बल पुलिनतंगन जाति पर ऐसा अत्याचार करना आरंभ किया कि वे जाति क्रमशः क्षीण होती गई। यहाँ तक क्षीण हुई कि बचे खुचे लोगों को खसिया जाति ने अपना दास बना लिया। उसमें से जो लोग कुछ पेशा करते थे वही काम उनसे लिया जाने लगा, और जो लोग कोई पेशा नहीं करते थे उनसे हल जोतने का काम लिया गया, जो अब भी हलिया डोम कहे जाते हैं। खसियों की तसल्ली की सीमा यहीं तक पूरी नहीं हुई कि उन्होंने उस प्राचीन जाति को अछूत जाति भी कर दिया, जो अब तक उसी अवस्था में पाई जाती है। खसिया लोगों में अब तक यह बात भी पैदा हो गई कि वे लोग अपने को क्षत्रिय बतलाकर अपना निकास देश के अच्छे अच्छे भागों से बतला देते हैं, परंतु डोम जाति ने तो सीढ़ी पर पहुंचने का दावा रखती है और न अपना इतिहास बता सकती है। डोम जाति के लोग ही सबसे प्राचीन निवासी इस देश के समझे जाते हैं, और खसिया जाति को भी गढ़वाल में बसे हुए लगभग 1300 वर्ष होते हैं, इसलिए ये लोग भी इस देश के प्राचीन निवासी कहे जा सकते हैं। खसिया जाति ग्राम, पेशा, पिता के नाम से अनेक जाति संज्ञाओं में विभक्त हो गई। इन जातियों की संख्या 2000 से कम न होगी। डोम लोगों की जाति संज्ञा पेशा व मूल पुरुष या पिता के नाम से पुकारी जाती है। उनकी जाति की ग्राम संज्ञा नहीं होती। इस प्राचीन डोम जाति की संख्या बहुत कम रह गई थी। अब भी खसिया जाति के मुकाबले में प्रति सैकड़ा 10 से अधिक न होगी।